यू आर वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू आर यूट्यूब चैनल सिल विथ आकाश। मेरा नाम है अभिषेक बोहरी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू का डिस्कशन। आज जो डेट हो चुकी है ये है 16 दिसंबर। और जैसा कि मैं कंटिन्यूसली इन दिनों को काउंट कर रहा हूं कि अब इस साल को खत्म होने में, समाप्त होने में कितने दिवस शेष रह गए हैं, इसका मेन कारण ये है कि यदि आप देखेंगे तो यूपीएससी 2026 का एग्जामिनेशन होने वाला है 24 मई आई थिंक। तो इसको टारगेट में रखते हुए वे सभी एस्पिरेंट जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो अपेयर होने वाले हैं 2026 के प्रिलिमिनरी एग्जाम में, याद रखना बहुत ही कम समय शेष रह गया है और इस कम समय में आपको पूरा पूरा कोर्स भी रिवाइज करना है, साथ में करंट अफेयर भी प्रिपेयर करना है और सबसे बड़ा हडल सी सेट की तैयारी भी करना है। कम दिन है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं और बहुत बड़ा सिलेबस है, तो इसको बिल्कुल सिस्टमैटिक मैनर में हम कंप्लीट करते जाएं, ऐसा प्रयास करिएगा। अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखें, ठीक है। और साथ में अब जब आप कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं तो याद रखना कि जैसे ही आपकी ये कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है तो उसको वापस से रिदम में लाने में टाइम लगता है। शादियों का सीजन भी चल रहा है, तो आपके यहाँ नो डाउट कि आपके जो रिश्तेदार हैं या फिर कॉलीग्स हैं, इनके यहाँ मैरिज का फंक्शन भी होगा और उसको आप अटेंड करने के लिए व्याकुल भी होंगे। बट याद रखिएगा कि इसमें मैरिज का फंक्शन हो या फिर मल्टीपल टाइप्स ऑफ फंक्शन यहाँ पर होंगे, याद रखना कि इन सभी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी स्टडी। तो आप स्टडी पर मेन फोकस करें, यानी कि अपना जो प्राइमरी गोल है वो यूपीएससी को बनाएं, जो कि आपका टारगेट है। यदि 2026 आपका टारगेटेड ईयर नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है, ये बात आपके लिए हो ही नहीं रही है। बट याद रखना कि यदि 2026 में आप अपियर होने वाले हैं तो आपको यहाँ पर जी जान से प्रयास करना होगा और उसके लिए सभी काम को सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल पर आप शिफ्ट कर सकते हैं। प्राइमरी लेवल पर अपनी स्टडी को ही रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। और ऐसा ही, यानी कि मैं डेली ये बात बोल रहा हूं बिकॉज ऑफ कि स्टूडेंट लाइफ में डेली याद दिलाने की जरूरत होती है कि भाई आप स्टूडेंट हैं, आप ऐसा ऐसा काम करें, ठीक है, आप ये ना करें वो ना करें, यानी बार 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 उनको पटरी पर लाने की आवश्यकता होती है। दैट इज वाई मैं हर रोज ये बात बोल रहा हूं कि भाई 15 दिन, अब इस साल को खत्म होने में लगभग 15 दिवस ही शेष रह गए हैं, जो कि बहुत कम है स्वयं में। बात समझ में आई? 1 जनवरी से आप यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे और जब आप यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, अब इसमें हमें कहां कहां पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। चिंता ना करें, वहां पर भी मैं आपके साथ रहूंगा। बट आप अपना टारगेट रहेंगे कि आपको 2026 के एग्जाम में अपेयर नहीं होना है, उसको क्लियर करना है, क्लियर करने पर फोकस करें। बात समझ में आई? चलिए आगे आते हैं। तो 16 दिसंबर 2025 का ये पेपर है, न्यूज ऑफ गारंटी प्लान टू बी सप्लाई ड्राइव इन, ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। फिर इसके बाद एडिटोरियल पर आएंगे और फिर हम पीएम की यात्रा के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, यानी कि जॉर्डन, ओमान और इथोपिया की यात्रा पर ये हैं, इनके क्या क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकते हैं, ये भारत के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो सकता है, उसके बारे में ओवरऑल हम डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले यदि हम देखें तो न्यूज ऑफ गारंटी प्लान टू बी सप्लाई ड्राइव इन, क्या मतलब है इसका? सबसे पहले याद रखना कि 2005 में, अच्छा, जो रूरल एरिया होते हैं और साथ में जो अर्बन एरियाज होते हैं उनमें एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो आपको देखने के लिए मिलेगा यह है एम्प्लॉयमेंट के नाम पर। किस प्रकार का एम्प्लॉयमेंट? तो अर्बन एरिया में आप देखोगे कि धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। जो रूरल एरियाज हैं वहां पर अभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं पहुंचा है, वहां के जो लोग हैं इनके पास एम्प्लॉयमेंट की कमी है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट से ये जूझ रहे हैं। और जनरली यदि आप देखेंगे तो ग्रामीण एरिया में हिडन अनएम्प्लॉयमेंट यह आपको दिखाई देता है, यानी कि एक ऐसा बेरोजगारी जो कि दिखती तो नहीं है बट हाँ होती है, जैसे जो कि अक्सर हमको एग्रीकल्चर एरिया में देखने के लिए मिलेगा। ये मैं बार बार ये बात डिस्कस करता हूं कि यदि मान लीजिए किसी कृषक के पास, किसी किसान के पास 4 एकड़ जमीन है और वो हर बार अपने, यानी कि इसके 2 लड़के हैं और इस 4 एकड़ जमीन को एक लड़का अच्छे से संभाल सकता है, तो बाकी ये जो एक लड़का है जिसकी बेरोजगारी दिख नहीं रही है, बट एक्चुअली यदि ये इस 4 एकड़ की एक खेती से हट भी जाता है तो उस काम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो जितने भी अतिरिक्त लोग हुए उनको कहा जाता है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। ये ग्रामीण एरिया में आपको जनरली देखने के लिए मिलेगा।
सबसे पहले एक डाउट मैं क्लियर कर देता हूं आपका कि अक्सर स्टूडेंट लाइफ में हमको यह सुनने के लिए बार बार मिलता है कि सर वी आर अनएम्प्लॉयड पर्सन। मैं स्टूडेंट हूं और मैं अभी अनएम्प्लॉयड हूं। तो याद रखें, स्टूडेंट अनएम्प्लॉयड नहीं होता। अनएम्प्लॉयड होने का मतलब यह है कि मैं बैठ गया हूं और अब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। ना ही मेरे पास करने के लिए पढ़ाई है, यानी कि ना ही मैं स्टडी कर रहा हूं, ना ही मैं किसी भी प्रकार का काम कर रहा हूं, ना ही मुझे आय हो रही है और ना ही मैं कुछ फ्रूटफुल वर्क कर रहा हूं। कहने का मतलब ये, तो मैं अनएम्प्लॉयड हूं। यदि मैं यहां पर खड़े होकर पढ़ा रहा हूं तो एक तो मैं अनएम्प्लॉयड नहीं हूं, और दूसरी बात कि आप घर में बैठकर पढ़ रहे हैं। आपका टारगेट क्या है कि 2026 या फिर 2027 में यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना। तो आप एक टारगेट को लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं ना। तो याद रखिएगा, आप अनएम्प्लॉयड नहीं है। सबसे पहले तो अपने माथे से ये जो अनएम्प्लॉयड का टाइटल है इसको हटाइए। बिकॉज ऑफ जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, जब तक आप अनएम्प्लॉयड नहीं हैं, आप अपने आप को अनएम्प्लॉयड समझना बंद करिए। तो अब हम बात करते हैं अपने इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो याद रखना कि बेसिकली रूरल एरिया में आपको अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या ज्यादा दिखाई देती है, और अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को दूर करने के लिए वर्ष 2005 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई थी और इसको नाम दिया गया था मनरेगा। कई बार आपने इसका नाम सुना भी होगा। बाद में इसका नाम बदल कर दिया गया था, यानी कि फिर इसका नाम चेंज किया गया और यह हो गया था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। यानी कि 2005 में ये लाया गया। MGNREGA ये इसका फुल फॉर्म होता है। याद रखना कि इस मनरेगा में ये कहा जाता था कि वे सभी व्यक्ति जो कि अनएम्प्लॉयड हैं उनको 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी सरकार। और इस 100 डेज में अब क्या काम होगा, तो कहीं पर यदि मान लीजिए कुछ वर्क फोर्स की जरूरत है तो ग्रामीणों को उठाएगी और 100 दिन के लिए वहां पर शिफ्ट कर देगी। ठीक है, अब इनकी व्यवस्था होगी और इन 100 दिन के रोजगार, अब इनको ये 100 दिन का रोजगार क्यों उपलब्ध कराया जा रहा है, तो 100 दिन में इनको स्किल्ड किया जाएगा कि भाई यदि आप इस एरिया में आते हैं और काम करते हैं, ये काम किसी भी प्रकार का हो सकता है। ये लेबर वर्क भी हो सकता है, ये स्किल्ड लेबर वर्क भी हो सकता है। गए, उनको रोजगार उपलब्ध कराया और उसकी सैलरी भी उसको दी कि भाई 100 डेज में आप जो भी काम करेंगे ये आपको सैलरी भी इसमें दी जाएगी, जिसको हम बोल सकते हैं कि स्टाइपेंड टाइप का ये होगा। अब इसमें हुआ क्या कि 100 डेज में ये स्किल भी हो गया, इसने काम भी सीख लिया और ये अपने आप को उस माहौल में ढाल भी लिया है। अब 100 डेज बाद ये कहीं पर भी जाएगा तो अपने साथ एक स्किल लेकर जाएगा। इसको कहा जाता था मनरेगा, यानी कि 100 डेज का वर्क इसको उपलब्ध कराया जाता था जो भी रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयड पर्सन थे उनको। अब यहां पर याद रखना कि इसमें जो सैलरी दी जाती थी इसका 90% आता था सेंट्रल गवर्नमेंट से और 10% आता था स्टेट गवर्नमेंट से। ये फंड शेयरिंग थी कि भाई 90% पे करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% आएगा बर्डन किसके पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास। और याद रखना कि ये काम देने के लिए बाउंड था बिकॉज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू वर्क हमको देता है। इट इज अ फंडामेंटल राइट, ये हमारा मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार के तहत सरकार को हमको काम देना पड़ेगा। काम उपलब्ध कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये गवर्नमेंट की है। तो ये राइट टू वर्क में भी आता था और इसीलिए इसको कहा जाता था कि भाई ये एक प्रकार का डिमांड ड्राइविंग फ्रेमवर्क है। ठीक है, अब इसको रिप्लेस करके जो गवर्नमेंट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, वो एक बिल लाने जा रही है और इस बिल को नाम दिया जा रहा है VBGRAMG। क्या मतलब है इसका, तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होगा। ये बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अब जो क्लॉज इसमें थे यानी कि मनरेगा में थे वही क्लॉज इसमें भी है VBGRAMG में, बट इसके कुछ क्राइटेरिया को चेंज कर दिया है। पहले ये जो था डिमांड ड्राइविंग फ्रेमवर्क था, अब ये होगा सप्लाई ड्राइविंग स्कीम। क्या है ये, तो बेसिकली जो मनरेगा था इसका क्या उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था कि भाई सभी को काम उपलब्ध कराना और सभी को स्किल्ड बनाना, यानी कि काम के लायक बनाना। अभी वर्तमान की गवर्नमेंट का कहना है कि नहीं, ये जो स्कीम है ये उस टाइम के अकॉर्डिंगली सही हो सकती थी, बट अभी के अकॉर्डिंगली यदि आप देखेंगे तो ये उतनी सही नहीं है, उतनी ज्यादा फायदेमंद नहीं है। और अभी हमको मेनली किस पर ध्यान देना चाहिए, तो ये जो विजन 2047 हम लेकर चल रहे हैं, विजन 2047 मतलब कि 2047 तक हम भारत को विकसित देशों की सूची में लाकर खड़ा कर देंगे, ये विजन है हमारा।
और यदि इस विजन को फुलफिल करना है, इस विजन को कंप्लीट करना है, तो इस विजन को कंप्लीट करने के लिए हमको रूरल एरिया पर भी ध्यान देना होगा और वहां पर हम वर्क उपलब्ध कराएं, ये पर्याप्त नहीं है। इसके साथ साथ हम वहां के लिवलीहुड को भी सुधारें, यह भी जरूरी हो जाता है। वहां की आजीविका को भी हम सुधारें, यह भी जरूरी हो जाता है। और इसीलिए अब मनरेगा कारगर नहीं है और अब हम लेकर आ रहे हैं क्या, अब हम लेकर आ रहे हैं VBGRAMG। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। अब जब ये आ जाएगा, यानी कि यदि ये बिल पास होता है लोकसभा में तो जाएगा राज्यसभा, फिर जाएगा प्रेसिडेंट के साइन के लिए, और यदि ये बिल पास हो जाता है तो याद रखना कि इस बिल में ये बताया गया है कि इसके 60% यानी कि जो फंड दिया जाएगा, एक तो जो 100 डेज का वर्क है ये हो जाएगा कितना, 125 डेज का। हमने वर्किंग डेज बढ़ा दिए। साथ में याद रखना कि वर्किंग का टाइप भी यहां पर कुछ चेंज हो जाएगा। साथ में जो बजट कैप है, यानी कि पहले जो 90% सेंटर से आता था और जो 10% स्टेट से आता था, वो चेंज करके हम कर देंगे कि अब 60% आएगा कहां से, सेंटर से, और स्टेट पर बर्डन इससे बढ़ेगा क्योंकि अब स्टेट को देना पड़ेगा 40% के आसपास। यानी कि स्टेट का बर्डन बढ़ रहा है और जो यूनियन गवर्नमेंट है इसका बर्डन, यानी कि जो सेंटर है इसका जो बर्डन है ये कम हो रहा है। बात समझ में आई। और याद रखना कि 2005 में यदि मान लीजिए ये स्कीम लाई गई थी मनरेगा, तो इसका उद्देश्य यानी कि बेसिकली एक सोच के साथ लाया गया था कि अगर गांव का आदमी है और वो काम मांगे तो ये सरकार को देना ही पड़ेगा, सरकार इसके लिए बाउंड है। बट अब सरकार कहती है कि रूरल एरिया में या फिर रूरल इकोनॉमी को एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा लिवलीहुड और प्रोडक्टिविटी चाहिए है। अब वहां पर काम की उतनी ज्यादा डिमांड नहीं है, बिकॉज ऑफ कि आज के समय में ये रिपोर्ट्स भी कहती हैं और काफी हद तक ये बात सही भी है, और नो डाउट कि कई एरियाज के लिए काफी हद तक ये बात गलत भी साबित होती है कि अब लोगों के पास काम करने के लिए बहुत कुछ है, यानी कि वर्किंग फोर्स या फिर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहे हैं तेजी से। तो यदि मान लीजिए लोग चाहें तो काम तो इजिली मिल जाएगा, बट वो अपने लिवलीहुड को, अपनी आजीविका को कैसे सुधारें, अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं। क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि भाई रूरल एरिया के लोग हैं और ये रूरल एरिया के लोग जाकर केवल और केवल मजदूरी कर रहे हैं, बस लेबर फोर्स यहां पर जनरेट हो रही है। तो ऐसा तो नहीं हो रहा, क्योंकि यदि लेबर फोर्स जनरेट हो रही है तो ये गलत नहीं है। बट याद रखना कि क्योंकि वो अपना जीवन यापन तो कर ही रहा है, बट जीवन यापन कैसे कर रहा है ये मायने रखता है। तो इसीलिए ये जो बिल है ये लाया गया है कि भाई हम किस प्रकार से उसको प्रोडक्टिव बनाएं और किस प्रकार से इसका जो लिवलीहुड है इसको हम सुधारें। और इसको लेकर अब देखना कि ये बिल आया है और इसमें ये चेंजेस होने वाले हैं। पहले ये एक प्रकार का फ्लेक्सिबल बजट था, बट अब इसको बाउंड कर दिया गया है, यानी कि स्टेट पर इससे बर्डन बढ़ेगा और सीजनल पॉज अलाउड भी इसमें आया है। और साथ में इसका टाइप भी चेंज हुआ है, पहले डिमांड ड्राइविंग फ्रेमवर्क था, अब ये सप्लाई ड्राइविंग फ्रेमवर्क की ओर कन्वर्ट किया गया है। इसको बात समझ में आई। ये जो पूरा का पूरा आर्टिकल है, याद रखिएगा कि ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ जीएस पेपर 2 में आप पढ़ते हैं वेलफेयर स्कीम्स के बारे में, जीएस पेपर 3 में आप इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में और एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जहां पर आप एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, साथ में इंडियन इकोनॉमी में इसका योगदान उसमें भी पढ़ते हैं। और जो मैंने प्रारंभ में ही बताया कि राइट टू वर्क ये कहां पर आता है, तो ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 2 के अकॉर्डिंगली ये जो पूरा आर्टिकल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका डिटेल एनालिसिस हम कब करेंगे, डिटेल एनालिसिस जब करेंगे जब ये जो बिल है ये पास हो जाएगा। यदि बिल पास हो जाता है तो फिर ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज ऑफ कि ये 20 साल पुरानी 20 ईयर पुरानी जो स्कीम है इसको रिप्लेस करेगा। ठीक है, 20 ईयर स्वयं में बहुत बड़ा टेन्योर होता है, तो इस स्कीम को ये रिप्लेस करेगा और फिर ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात कि VBGRAMG तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में मनरेगा भी होगा क्या? जी हाँ, बिल्कुल मनरेगा भी होगा, बिकॉज ऑफ कि चर्चा में तो आ गया है ना, इसीलिए। ठीक है, तो ये है सबसे पहली न्यूज। मैं फर्स्ट न्यूज इसलिए कवर करा देता हूं पहले पेज की, बिकॉज ऑफ कि आपको ऐसा ना लगे कि सर डायरेक्टली एडिटोरियल पर आ गए। और एडिटोरियल हमारे लिए कुछ ज्यादा खास इंपॉर्टेंट रखते हैं और आप ही के कहने पर मैंने एडिटोरियल को पहले कराना स्टार्ट किया है। अच्छा, एक और बात देखिएगा, रिस्टोरिंग
द मेंस ऑफ अनफेटर्ड डिस्क्रेशन। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रेशन? देखो भाई, आपने एक मुद्दा सुना होगा। अच्छा, ये जो पूरा पूरा सिनेरियो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ कि आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन जो कि बहुत पहले आया था वो इसका आधार बना हुआ है, और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट अपनी ही बात से मुकरा था, वो इसका आधार बना हुआ है। क्या है? तो सबसे पहले तो इसके बारे में सुनो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये एक प्रकार का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, है ना, जिसको स्पेशल रेफरेंस नंबर 1 ऑफ 2025 के बारे में कहा जाता है इसमें। तो इसमें गवर्नर पावर के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 200 में इसमें बदलाव देखा गया था। अब ये है क्या, तो जरा इसके बारे में जरा सुनना कि एक विवाद होता है स्टेट ऑफ गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। ध्यान से मेरी बात सुनना। कहाँ गया? स्टेट ऑफ गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु के बीच में एक डिस्प्यूट होता है। क्या डिस्प्यूट है ये? तो जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु है ये एक बिल लाती है, और ऐसे मल्टीपल टाइप के बिल लाती है, और इन बिल को साइन करने के लिए भेजती है कहां पर? गवर्नर के पास। अब याद रखना कि ये गवर्नर का मोटिव है या फिर गवर्नर की इच्छा है। गवर्नर यदि उस बिल को सही मानता है तो पास करे, और यदि बिल को सही नहीं मानते हैं तो वो पास ना करें। यदि मान लीजिए राष्ट्रपति के विचारार्थ यदि उनको रखना है, रिजर्व करना है, तो वो रिजर्व भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। बट कई बार ये होता है कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम इसको समझें कि भाई सेंटर में गवर्नमेंट है बीजेपी की, ठीक है, तमिलनाडु में गए किसी और की गवर्नमेंट, डीएमके की गवर्नमेंट मिल गई, या फिर किसी, मान लेते हैं हम दो पार्टीज हैं, दो पार्टीज का हम यहां पर एजेंडा लेते हैं कि भाई एक जगह है कि यूनियन में है बीजेपी की, और स्टेट की हम बात करें तो यहां पर है कांग्रेस की। तो ये आरोप लगाए जाते हैं कि भाई ये जो गवर्नर बीच में बैठे हुए हैं जो कि कोऑर्डिनेटेड का काम कर रहे हैं, ये गवर्नर एक्चुअली हमारे बिल को रोक लेते हैं और किसी भी बिल को पास नहीं होने देते, जिससे हम वेलफेयर नहीं कर पाते हैं, जिससे हम किसी भी प्रकार की नई स्कीम यहां पर अप्लाई नहीं कर पाते हैं जिससे लोगों का उद्धार हो सके। और यदि ऐसा कोई बिल है तो गवर्नर इसको रोक लेते हैं, अपने पास रिजर्व कर लेते हैं। और उसके 3 तर्क दिए जाते हैं कि भाई अभी मैंने इस बिल को पढ़ा नहीं है, या फिर मैं इस बिल से एग्री नहीं करता हूं, या फिर मैंने इसको प्रेसिडेंट के विचारार्थ क्या कर लिया है, रिजर्व कर लिया है। तो फिर यहां पर स्टेट गवर्नमेंट और साथ में गवर्नर के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन होना प्रारंभ होता है। अब जब स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन होना प्रारंभ हुआ तो यहां से स्टेट गवर्नमेंट उठकर जाती है कहां पर? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में यही एलिगेशन लगाए जाते हैं गवर्नर पर कि ये बिहाफ में काम कर रहे हैं किसके? यूनियन गवर्नमेंट के। यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के कहने के कारण ये जो गवर्नर है ये हमारे बिल को पास नहीं होने दे रहे हैं। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है, और सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि भाई क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा जाता है कि आप बताइए कि गवर्नर किसी भी बिल को कितने टाइम में पास कर लेंगे। तो ये बोलते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट बीच में आता है, एक टाइम लिमिट इनको दे देते हैं। अब जब टाइम लिमिट दी जाती है तो ये बात पहुंचती है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट अपनी उस शक्ति का प्रयोग करते हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनको दी गई है कि ये राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह और सहायता ले सकते हैं। इसके लिए पहुंचते हैं आर्टिकल 124 कि भाई आप बताइए, आपने जो टाइम पीरियड गवर्नर को दिया है, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर को टाइम पीरियड सुप्रीम कोर्ट दे सकता है? ऐसा कहीं लिखा है? समझना, क्या प्रेसिडेंट पूछ रहे हैं किससे? सुप्रीम कोर्ट से, कि आपने गवर्नर को टाइम पीरियड दे दिया, तो गवर्नर इंडिपेंडेंट बॉडी कहां रह गया? स्वतंत्र निकाय कहां रह गया? गवर्नर तो अपनी स्वेच्छा से, अपने विवेक से फैसला लेगा ना। और यदि आप ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए 3 महीने में आपको फैसला देना है, जो भी बिल आया है इसमें इस पर 3 महीने में या तो साइन करना है या फिर बताना है कि इस पर क्या हुआ है, तो आप बताइए कि क्या सुप्रीम कोर्ट टाइम लिमिट प्रोवाइड करा सकता है गवर्नर को? और यदि हां तो कहां लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बताइए। और यदि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो कोई बात ही नहीं है, बट यदि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है तो ये तो एक प्रकार से बाउंड हो गए ना कि आप गवर्नर की शक्तियां छीनने का प्रयास कर रहे हैं। जांच की जाती है, जांच करने पर मालूम चलता है कि नहीं, ऐसा किसी प्रकार का मेंशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है।
तो पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि भाई गवर्नर को इतने टाइम पीरियड में डिसीजन देना होगा, इतने टाइम पीरियड में बिल पर उनकी क्या राय है वो बताना होगा, वो जो फैसला है वो क्या हो गया, हट गया। अब प्रभावी कौन सा हुआ, ये वाला। तो फिर से बात वहीं पर आकर रुक गई ना कि भाई स्टेट गवर्नमेंट और साथ में गवर्नर के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन है। तो वही बात कही जा रही है कि क्या गवर्नर का डिस्क्रेशन करना ये सही है या फिर डिस्क्रेशन ये जो हो रहा है ये सही है या फिर ये गलत है, और यदि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसकी जड़ें कहां पर है। बात समझ में आई। सेम इशू, ये जितनी भी कहानी मैंने बताई ये स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु और साथ में गवर्नर ऑफ तमिलनाडु के बीच में हुई कॉन्ट्रडिक्शन की कहानी है कि भाई तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट कुछ बिल को साइन करने के लिए गवर्नर के पास भेजती है, पर गवर्नर इस पर डिले करते हैं और जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है इसको लेकर चली जाती है कोर्ट, और कोर्ट गवर्नर को टाइम पीरियड देता है। फिर बाद में होता यह है कि ये जाता है मुद्दा प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट से सलाह, और सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली कोर्ट गवर्नर को ऐसी किसी भी प्रकार की टाइम पीरियड प्रोवाइड नहीं कर सकता। गवर्नर एक स्वतंत्र निकाय है, वो स्वाविवेक से यहां पर डिसीजन लेगा। ठीक है, ये बात है अप्रैल 2025 की, और ये जो रिसेंट जजमेंट आया है ये अभी कुछ दिन पहले आया है और इसको लेकर कॉन्ट्रडिक्शन बना हुआ है। और ये बात कही जा रही है कि क्या गवर्नर को हम टाइम पीरियड प्रोवाइड करा सकते हैं, टाइम पीरियड हम दे सकते हैं। यहां पर याद रखना कि प्रेसिडेंशियल जो रेफरेंसेस की बात की गई है, इसके जवाब में कोर्ट ने कहा था कि जुडिशली इंपोज्ड टाइमलाइन का नो टेक्सचुअल बेसिस इन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि किसी प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन यहां पर ये नहीं किया गया है कि भाई कोर्ट गवर्नर को टाइम पीरियड प्रोवाइड करेगा। दूसरी बात कि गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास में जो डिस्क्रेशनरी पावर्स हैं वो वाकई में रहेंगी, और इस पर जो कोर्ट है ये किसी प्रकार से बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तीसरी बात कि कोर्ट सिर्फ गवर्नर को डिसीजन लेने का निर्देश दे सकता है, ये कंपेल नहीं कर सकता कि भाई इतने टाइम में आपको ये डिसीजन देना ही होगा, ऐसा किसी भी प्रकार का कोई भी वर्णन नहीं है। और याद रखना कि ये तीनों ही जो पॉइंट है, पहला क्या है जुडिशली इंपोज्ड का, दूसरा है गवर्नर और साथ में प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी जो पावर्स हैं उनके बारे में, और तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि कोर्ट सिर्फ गवर्नर को यह बताएगा कि भाई आपको डिसीजन कैसे लेना है, डिसीजन लेने का निर्देश दे सकता है, कोई कंपेल नहीं कर सकता। ये गवर्नर्स डिस्क्रेशन को फिर से मजबूत करने का एक पहलू है, या फिर आप देख सकते हैं कि भाई गवर्नर डिस्क्रेशन फिर से यहां पर मजबूत होता हुआ आपको दिखाई देता है। तमिलनाडु का ये केस है और तमिलनाडु का केस बहुत ज्यादा चर्चा में है, इसके बारे में याद रखना। बस आपको एक और यहां पर जो बात याद रखनी होगी वो ये है कि यहां पर किस किस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस किस आर्टिकल का यहां पर जोर शोर से वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले तो आर्टिकल नंबर 200, ठीक है, एक आता है आर्टिकल नंबर 200 का यहां पर जिक्र आया है, आर्टिकल 200, एक आता है कि भाई आर्टिकल, जस्ट सेकंड, ठीक, एक आता है आर्टिकल 361 जिसमें गवर्नर इम्यूनिटी की बात की गई है। ये दो आर्टिकल गवर्नर के सिनेरियो में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी सब और भी ज्यादा आर्टिकल हैं, बट याद रखना कि बेसिकली वो राष्ट्रपति से संबंधित हैं। तो आर्टिकल नंबर 200, आर्टिकल नंबर 361 एज वेल एज यदि आप देखोगे तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस की, चेक एंड बैलेंसेस की, फेडरलिज्म की, डीम असेंट की, है ना, डिस्क्रेशनरी पावर्स, इन सभी की यहां पर बात की गई है। अच्छा, कुछ बातें और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअली में हमारे यहाँ जो गवर्नर का पद है ये एक ब्रिटिश लेगेसी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिटिश लेगेसी? यानी कि हम लोगों ने नहीं खोजा है, हमने डिस्कवर नहीं किया है। जब आप देखेंगे कि इंडिया में ब्रिटिश रूल था या फिर ब्रिटेन रूल करता था, तो उस टाइम बनाया गया था सर्वप्रथम गवर्नर का पद। और गवर्नर का काम क्या रहता था कि भाई यदि मान लो दिल्ली में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो अलग अलग स्टेट में, देखो ब्रिटिश एरा की यदि हम बात कर रहे हैं तो नो डाउट कि प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, कुछ राजशाही थी। उसके बारे में यदि हम हटा देते हैं तो वर्तमान का सिनेरियो हम देखें कि यदि दिल्ली में मान लीजिए प्रेसिडेंट है, तो दिल्ली के प्रेसिडेंट कैसे समझेंगे कि भाई तमिलनाडु में क्या चल रहा है, कैसे समझेंगे लद्दाख में क्या चल रहा है।
व्यक्ति तो है ही, व्यक्ति तो एक ही है ना। तो ये जो गवर्नर है ये करते हैं एक्चुअली में प्रेसिडेंट के लिए एक प्रकार से सलाह, प्रेसिडेंट को बताने का काम कि भाई XYZ स्टेट में क्या क्या चल रहा है, किस प्रकार का क्रियान्वयन हो रहा है, एग्जीक्यूशन हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस संबंधित स्टेट्स में है। तो ये जो गवर्नर का कंसेप्ट है ये क्यों लाया गया था? बिकॉज ऑफ कि यदि आप कभी उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश घूमने जाएं तो आपको मालूम चलेगा कि इन ठंडे क्षेत्रों में जो ब्रिटिश अधिकारी थे ये निवास करते थे, बट ये रूल कैसे करें प्रिंसली स्टेट्स पर या फिर उन जगहों पर जहां पर इनका रूल एंड रेगुलेशंस है। तो उसके लिए इन्होंने गवर्नर का पद बनाया था और इसीलिए कहा जाता है कि जो गवर्नर का पद है ये एक्चुअली में ब्रिटिश लेगेसी है एक, और ये इलेक्टेड नहीं होते, पता है आपको, ये अपॉइंटेड होते हैं। और अपॉइंटेड कौन करता है? तो याद रखना अपॉइंटमेंट से संबंधित भी एक कमीशन यहां पर आया था जिसका जिक्र इसी आर्टिकल में है। एक है पुंची कमीशन और एक आता है क्या? सरकरिया कमीशन। तो बाय द नेम ऑफ एक आया हमारा सरकरिया कमीशन और एक आया पंची कमीशन। बात समझिए, ये दोनों ही कमीशन गवर्नर से ही रिलेटेड हैं जिनका जिक्र इसी आर्टिकल में मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आर्टिकल है ये हमको बताता है कि गवर्नर का जो डिस्क्रिमिनेशन पावर है वो फिर से इसको मिल गई है। बात समझ में आई? कौन सी पावर? याद रखिएगा, डिस्क्रेशनरी पावर की यहां पर बात की गई है। आफ्टर ऑल अब देखना कि असल में जो इंडिया के पीएम हैं ये हमारा ये जो पूरा आर्टिकल है ये आपके गवर्नर पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट है, साथ में ऐसे के अकॉर्डिंगली भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे सीधे सीधे एक क्वेश्चन कर लिया जाएगा कि बताइए गवर्नर पावर्स के बारे में या फिर गवर्नर डिस्क्रेशन के बारे में बताइए, तो आपको ये पूरा आर्टिकल वहां पर मेंशन करना होगा। दूसरी बात, यदि आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक तो सिविल विथ आकाश, दैट इज टेलीग्राम चैनल सिविल विथ आकाश, ये टेलीग्राम चैनल से पूरी कंपाइल पीडीएफ यहां पर मिलेगी। और साथ में यदि आप मुझसे जो कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं अभिषेक कुमार ABHISHEK अभिषेक कुमार ज्योग्राफी, इट्स माय टेलीग्राम चैनल अभिषेक कुमार ज्योग्राफी। बात समझ में आई? चलिए आगे आते हैं। जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं रब कर देता हूं। अब देखिएगा कि असल में जो इंडिया के पीएम हैं ये फिलहाल में 3 देशों की यात्रा पर है। और ये 3 देश कौन से हैं? तो एक आता है इथोपिया, एक आता है ओमान और एक आता है जॉर्डन। ठीक है, ये तीनों ही यात्राएं हमारे लिए बेसिकली बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इंडियन पीएम विजिट पर हैं और विजिट ये किसका कर रहे हैं? तो एक तो आता है ओमान, ठीक, एक आता है जॉर्डन, ओमान, जॉर्डन एंड इथियोपिया। इन 3 देशों की यात्रा पर ये हैं। अभी हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है ओमान विजिट। इसके बाद याद रखना कि हम जॉर्डन विजिट के बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले यदि ओमान विजिट की हम बात करें तो याद रखो कि यमन, ओमान, सऊदी अरेबिया, साथ में इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती, दे ऑल नेशंस आर बेसिकली, यदि आप देखोगे सराउंडिंग बिटवीन द इंडियन ओशन वाला रीजन। इंडियन ओशन वाले रीजन को यदि आप देखें तो ये वाला जो सेक्शन है अफ्रीका वाला, ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहां पर आता है इथियोपिया। इसी से जब आप आगे की ओर जाएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये है पर्सियन गल्फ वाला एरिया, यहां पर आता है यमन ओमान वाला सेक्शन और ये बैठा हुआ है हमारा इंडिया। बात समझ आई? जो जॉर्डन है ये मिडिल ईस्ट की एक कंट्री में आता है। अब जरा देखना कि ये वाला जो रीजन है ये इंडियन ओशन के सिनेरियो में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ कि इंडियन ओशन में हमारा एक दुश्मन, ठीक है, या फिर यूं कहा जाए कि हमारा बहुत अच्छा दुश्मन यहां पर बैठा हुआ है चाइना। और ये चाइना अपना डोमिनेंस कंटिन्यूअसली बढ़ाना चाहता है इंडियन ओशन में, और इंडिया का जो डोमिनेंस है ये इंडियन ओशन में पहले से है। तो ये क्या है? ये जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू है, जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या? जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब तो ये हुआ कि भाई भारत की ज्योग्राफी इंडियन ओशन रीजन में बहुत ज्यादा अच्छी है। अब इसका यूज, इसको टैकल इंडिया कितने अच्छे से कर पाता है ये देखना है। यानी कि इंडिया इंडियन ओशन रीजन के नेशंस के साथ कितने अच्छे से टाई अप्स कर पाता है और कितने अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाता है, ये इंडिया की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
इसको मद्देनजर रखते हुए याद रखना कि इंडिया के जो पीएम हैं ये ओमान, जॉर्डन और साथ में इथोपिया की यात्रा पर है, और इससे कहीं ना कहीं वो इंडियन ओशन रीजन को बहुत ही ज्यादा सिक्योर करना चाहते हैं। किस प्रकार से, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ये समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो याद रखो कि इन तीन देशों में जो ओमान है और साथ में जो इथोपिया है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जॉर्डन भी इंपॉर्टेंट है, बट याद रखना कि जॉर्डन मिडिल ईस्ट से कनेक्टिविटी के लिए है, ओमान और इथोपिया भी मिडिल ईस्ट से कनेक्टिविटी के लिए है, जिनमें ओमान हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ कि यदि आप देखोगे तो ओमान एक ऐसा नेशन है जो हमारा एक साइलेंट फ्रेंड है, यानी कि आपके ग्रुप में एक दोस्त होता है ना, वो दोस्त कभी आपका साथ नहीं देता, बट जब आपकी मुसीबत आती है तो एक छोटा सा काम वो कर देता है जिससे आप उसको जीवन भर अपना दोस्त मानते हैं कि नहीं यार कभी बात नहीं होती, भले ही मनमुटाव है या फिर कैसे। ओमान के साथ हमारे मनमुटाव नहीं है, बस याद रखिएगा कि ये हमारा साइलेंट फ्रेंड है, यानी कि हमारी सहायता धीरे से कर देता है। 1971 के वॉर में यदि आप देखें तो 1971 के वॉर में ये कहीं नहीं था, ना ही भारत की साइड था और ना ही पाकिस्तान की साइड था, ये बीच में खड़ा हुआ था। बट याद रखो फिर भी कहा जाता है, जब आप 1971 वॉर की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ओमान और साथ में ये जो इजराइल वगैरह है ये हमारे साइलेंट फ्रेंड की इन्होंने भूमिका निभाई थी। बहुत अच्छे ये फ्रेंड माने जाते हैं। अब याद रखो कि इसी मुद्दे को दोबारा जीवंत करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये विजिट कर रहे हैं। अब जरा ध्यान रखना कि इसमें जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो इसमें जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं ये ओमान विजिट के लिए एक रूटीन डिप्लोमेटिक विजिट यानी सॉरी ओमान विजिट पर हैं, और ये एक प्रकार का रूटीन डिप्लोमेटिक विजिट नहीं है। रूटीन डिप्लोमेटिक विजिट का मतलब क्या होता है कि पहले से फिक्स नहीं था किसी प्रकार से, यानी हाइपोथेटिकल इसको नहीं बनाया गया है। ये एक प्रकार का स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी पार्टनरशिप को डिपेंड करने की कोशिश वाला ये मिशन है। ये जो विजिट है ये अभी हो रहा है, यानी कि 2025 का बहुत लंबे टाइम के बाद ये हो रहा है, और इंडिया ओमान डिप्लोमेटिक रिलेशन के 70 ईयर्स के माइलस्टोन के साथ ये कोइंसाइड हो रहा है। इसका फोकस कहां कहां पर रहेगा, तो एक तो मैरीटाइम सिक्योरिटी इन इंडियन ओशन रीजन जो मैंने आपको बताया, साथ में डिफेंस कॉपरेशन पर भी ये फोकस करेगा, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है ना, और साथ में एनर्जी ट्रांजिशन, ग्रीन हाइड्रोजन, टेक्नोलॉजी, फिनटेक एंड डिजिटल पेमेंट, इन सभी पर। याद रखो कि जो ओमान है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है, बेसिकली गल्फ रीजन में ये इंडिया के एक ट्रस्टेड और बैलेंसिंग पार्टनर ये माना जाता है। यदि थोड़ी सी हम बात करते हैं तो जो वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया को अगर हम एक अनस्टेबल नेबरहुड माने, जहां पर कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, टेरिफ वॉर्स होती हैं, एनर्जी क्राइसिस और साथ में जियोपॉलिटिक्स चलते रहते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा, तो ओमान एक प्रकार का आइलैंड ऑफ पीस के रूप में उभर कर सामने आता है। और आइलैंड ऑफ पीस का मतलब क्या होता है, वही जहां पर आपको किसी प्रकार का कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन उतना ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलता, जहां पर बाकी के जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं वो किसी ना किसी कॉन्ट्राडिक्शन में आपको नजर आती हैं। यहां पर जो ओमान है ये ओमान किसी प्रकार के कॉन्ट्राडिक्शन में इन्वॉल्व आपको देखने के लिए नहीं मिलता। दैट इज वाई इसको नाम दिया जाता है आइलैंड ऑफ पीस। उतनी बड़ी कंट्री है नहीं तो आइलैंड का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा ओमान के साथ रिलेशन डेवलप करने के सिनेरियो में कि ये विजिट। बात समझ में आई। अच्छा, एक और बात कि जब बाकी के जो गल्फ कंट्रीज हैं ये पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा करीब थी, तब भी ओमान ने इंडिया के लिए अपने जो डोर से ये ओपन रखे थे। ओमान की फॉरेन पॉलिसी को यदि आप देखेंगे, फॉरेन पॉलिसी मॉडरेशन, साथ में न्यूट्रलिटी और साथ में मीडिएशन पर ये बेस्ड हैं। इसी वजह से इंडिया ने ओमान को अपनी वेस्ट एशिया पॉलिसी का एक की पिलर बनाया है। 2008 में यदि आप देखोगे तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इनमें यानी कि इंडिया और ओमान में साइन हुआ था। G20 समिट 2023 जो कि नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, यहां पर ओमान को एज अ गेस्ट कंट्री के रूप में इनवाइट किया गया था। ठीक है, और भी बात यदि आप सुनेंगे तो ओमान फर्स्ट गल्फ कंट्री था जिसने इंडिया का इंसेस राइफल 2010 में खरीदा था, जो इंडिया में ही बना था। ये कितनी अच्छी बात है। साथ में इंडियन नेवी का जो बेसिंग एंड साथ में ऑपरेशन सपोर्ट है ये भी देता है। 2012 से यदि आप देखो तो इंडिया नेवल शिप्स एंटी
पायरेसी ऑपरेशंस के लिए जो ओमान रीजन है इसने इंडियन नेवी को यहाँ पर हमने डिप्लॉय करके रखा है। ओमान के थ्रू जो इंडिया है चाइनीज पीएलए नेवी एक्टिविटी पर डिस्क्रीट वॉच रख रहा है, जो कि ओमान के लिए भी जरूरी है और हमारे लिए भी जरूरी है। यानी कि इस पूरी की पूरी जो यात्रा है इसके मल्टीपल डायमेंशंस निकल के आते हैं और ये जो पूरी यात्रा है ये हमारे लिए मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले अब यहां पर कुछ पॉइंट्स मैं देखूंगा कि फॉर इंडिया ओमान इज अ क्रूशियल पिलर ऑफ इट्स वेस्ट एशिया पॉलिसी, ये मैंने अभी बताया। विद द पार्टनरशिप टेकिंग अ मोर strategic shape in recent decades, India signed a strategic partnership agreement with ओमान इन नवंबर 2008। अभी मैंने बताया कि दोनों के बीच में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुआ था। एंड ओमान वाज आल्सो इनवाइटेड बाय इंडिया एज अ गेस्ट नेशन ड्यूरिंग इट्स G20 प्रेसिडेंसी इन सितंबर 2023। यही बात मैंने रिपीट की है। याद रखो कि इस पूरे आर्टिकल को मैं बहुत कम शब्दों में कंपाइल करता हूं ताकि आपको कम शब्दों में ये समझ में आए। और बातें, Oman was the first Gulf country to purchase the Indian Small Arms System, INSAS इसको कहा जाता है, Assault Rifle in 2010, ठीक है 2010। The logistic agreement on Duqm Port in Oman signed during Mr. Modi visit in 2018 is a landmark in India's security cooperation, providing basic facilities, operational turn around and other logistic facilities to the Indian Navy. Oman's strategic location overlooking the Gulf of Oman and the Arabian Sea also allows India to keep a discreet watch on growing Chinese PLA Navy activity in the region. सभी बातें मैंने अभी रिपीट की हैं और वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। मैंने आर्टिकल इसलिए पढ़ा बिकॉज ऑफ कि ये आर्टिकल में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज का यूज किया गया है, बिल्कुल ही लेम एंड लाइन लैंग्वेज में यहाँ पर मैं उसको कंपाइल करता हूँ। कुछ बातें और इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशन फॉर्म अनदर पिलर ऑफ एंगेजमेंट। बायलैटरल ट्रेड थ्रू मॉडेस्ट हैज स्टेडली इंक्रीज्ड टू $10.613 बिलियन फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इतना हमारा इन्वेस्टमेंट था। इन्वेस्टमेंट फ्लोज टू हैव बीन रिवर्स द ओके, ये जो कि बढ़कर 2025 में इतना हो गया है, यानी कि 2000 से लेकर 2025 में हमने कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। एक और बात, क्या ज्वाइंट वेंचर, यानी कि यदि हम इन दोनों के ज्वाइंट वेंचर की बात करें तो इसमें एक और वर्ड आता है OIJIF, ठीक है। इनका जो ज्वाइंट वेंचर है इसको नाम दिया जाता है ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड, इसका ये पूरा नाम है। अ 50-50 ज्वाइंट वेंचर बिटवीन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड द ओमान इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, कि भाई जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उसमें 50-50 का रेशो हम करेंगे। हैज ऑलरेडी इन्वेस्टेड $600 million इन इंडिया इंक्लूडिंग अ थर्ड OIJIF ट्रांच worth $300 million announced during the visit of Sultan Haitham bin Tariq in 2003। जब G20 समिट हुआ था दिल्ली में, जब ये डिक्लेरेशन दिया गया था कि भाई जो इंडिया ओमान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कि याद रखना कि इंडिया और ओमान का ये जो विजिट है ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया का जो ओमान विजिट है ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात समझ में आई? आफ्टर दैट एक और न्यूज है जिसमें बताया गया है ट्रेड डेफिसिट फॉल्स टू $6.6 बिलियन इन नवंबर ड्यू टू मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट ग्रोथ। अच्छा, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है जरा इसके बारे में आप समझ लो। ये हमारा क्यों इंपॉर्टेंट है, बात तो आप समझ गए होंगे कि इकोनॉमी के सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हमारा पूरा आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसके सिनेरियो में? जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं रब करता हूं फिर हम आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी के सिनेरियो में ये हमारा इंपॉर्टेंट है, समझना चालू करना कि ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है। देखिएगा भाई, हम कोई भी कंट्री हो ये दो प्रकार का काम करती है, और दो प्रकार से ट्रेड कैसे, तो एक तो करती है इंपोर्ट, ठीक है, एक होता है इंपोर्ट और एक होता है क्या, एक्सपोर्ट।
अब याद रखो कि जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, जब भी इंपोर्ट का मतलब है आयात, ठीक है, हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट हैं वो ध्यान दें, इंपोर्ट का मतलब होता है आयात यानी कि सामान को बाहर से मंगाना, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात यानी कि सामान को बाहर भेजना। जब भी हम इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट करने पर हमको पे भी करना होता है, और पे करते हैं हम किस में, डॉलर में। अब सुनो, जब एक्सपोर्ट करते हैं तो सामने वाला हमको पे करता है और हमको क्या मिलता है, डॉलर। यानी कि कुल मिलाकर जो डॉलर है ये एक प्रकार की इंटरनेशनल करेंसी है, और ये किसी भी कंट्री के पास होना बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होता है, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब यह है कि भाई जब एक्सपोर्ट की तुलना में इंपोर्ट बढ़ जाए तो इसके कारण क्या होगा, मान लीजिए इंपोर्ट यहां पर ज्यादा है, इंपोर्ट ज्यादा है किससे, एक्सपोर्ट से, तो आपको पे ज्यादा करना पड़ेगा, आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार की यहां पर कमी होगी, बिकॉज ऑफ कि जितनी आ नहीं रही है उतनी जा रही है। तो इसको कहा जाता है ट्रेड डेफिसिट। जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तुलना में बढ़ जाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तुलना में बहुत ज्यादा हो जाए, तो यह होता है ट्रेड डेफिसिट। तो सर ये फायदे का सौदा नहीं है। याद रखो, वी आर डेवलपिंग नेशन, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, और इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए एसेंशियल हो जाता है, यानी कि ट्रेड डेफिसिट अभी हमारे लिए उतना कोई नेगेटिव सिनेरियो नहीं है। तो याद रखना कि नवंबर 2025 में जो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है ये शार्पी डिक्लाइन के साथ 6.6 बिलियन डॉलर पर आ गया है, जो लगभग 61 रिडक्शन है, 61% रिडक्शन को ये दर्शाता है। ठीक है, इसका मेन रीजन क्या है कि हमने मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और साथ में जो मर्चेंडाइज इंपोर्ट में स्लाइड डिक्लाइन किया है। वो टोटल एक्सपोर्ट कितना है हमारा, तो अप्रोक्सीमेटली यदि आप देखेंगे 74 बिलियन है ये हमारा, ठीक है, जिसमें 15.5% की ग्रोथ की है, और मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट ये कितना है, ये 38.1 बिलियन, कितना है, 38.1 बिलियन डॉलर है। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड रुकना। एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, तो याद रखना कि एक्चुअली में हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है ये 61% तक क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। यानी कि नवंबर 2025 में इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है ये शार्पली गिरकर 6.6 बिलियन डॉलर पर आया है। पिछले महीने की तुलना में ये अप्रोक्सीमेटली 61% से ज़्यादा गिरा है। इसका मेन कारण क्या है, तो स्ट्रॉन्ग मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ग्रोथ और साथ में मर्चेंडाइज इंपोर्ट में कमी लाई है। देखिएगा कि इंडिया ट्रेड डेफिसिट क्या लिखा है ये, plummeted by more than 61% in November to $6.6 billion due to strong growth in merchandise export and a fall in merchandise imports. Notably, India's exports to the US in November 2025 were higher than in October 2025 as well as in November last year की तुलना में। बात समझ में आई?
मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हमारे यहाँ है, जो कि ये पूरा का पूरा डेटा रिलीज करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके डेटा के अकॉर्डिंगली यदि हम देखें तो टोटल एक्सपोर्ट नवंबर में 15.5% था। ठीक है, नवंबर में 15.5% था, जो कि अप्रोक्सीमेटली $74 बिलियन है। टोटल इंपोर्ट्स थोड़ा सा गिरा और साथ में एक प्रकार से $80.6 बिलियन पर ये आ गया। ये लिखा हुआ है, मैं पूरा पूरा हाईलाइट कर रहा हूं। ठीक है, $80.6 बिलियन पर ये आया। बाद में फिर जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट था ये 19.4% बढ़कर 38.1 बिलियन हो गया है। ये लिखा हुआ है। ठीक है, साथ में याद रखना कि जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है ये 1.9 घटकर 62.7 बिलियन ये पहुंच गया। ठीक है, हाँ ठीक है, 62.7 बिलियन। इसमें डेटा नहीं दिया गया वो, बट आप याद रख लीजिएगा, ये दिया हुआ है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फेल 1.9% टू $62.7 बिलियन। ठीक है, और मेन बात क्या है इसमें, खास बात यह है कि इंडिया यूएस ट्रेड में अभी इंप्रूवमेंट दिखा है। नवंबर 2025 में जो एक्सपोर्ट टू द यूएस है ये बढ़ा है, अक्टूबर 2025 से ये ज़्यादा था। नवंबर 2024 से तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा था। यह तब हुआ था जब यूएस ने इंडिया का जो 50% टैरिफ है ये अगस्त में एंड किया था और इसको इम्पोज कर रखा था। फिर ये नॉमिनल होता है, बाद में ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ये समाप्त होते हैं और उसके बाद जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है इसमें बढ़ोतरी आपको देखने के लिए मिली थी। क्या क्या इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट और क्या क्या नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकते हैं, तो याद रखना कि वी आर डेवलपिंग कंट्रीज और इसीलिए हमारे लिए जो ट्रेड डेफिसिट है ये अच्छा हो जाता है। अच्छा इसलिए हो जाता है कि ये बताता है कि वर्ल्ड के नेशन हमारे साथ व्यापार करना चाहते हैं, हमारे साथ व्यापार करने में उनको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। तो अच्छा होता है जब जब कैपिटल गुड्स इंपोर्ट की वजह से हो, यानी कि मशीन्स, टेक्नोलॉजीज, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स। ऐसा नहीं है कि खाना मंगा लिया आपने बाहर। नेगेटिव तब होता है, नेगेटिव कब होता है, तो नेगेटिव तब होता है जब कंजम्पशन बेस्ड इंपोर्ट ज़्यादा हो, जैसे कि गोल्ड, लग्जीरियस आइटम, नॉन एसेंशियल गुड्स, है ना, ये ज़्यादा होते हैं। तो ये हमारे लिए फिर नुकसानदेह होता है। यदि अभी आप देखोगे तो अभी हमारे लिए अच्छा इसलिए है क्योंकि हम मैकेनिज्म पर, मशीनरीज पर बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। दैट इज वाई ये हमारे लिए बेनिफिट हो जाता है या फिर बेनिफिशियल हो जाता है। आफ्टर ऑल आज की एक अंतिम न्यूज जिसमें बताया गया है कि पीएम मोदी अराइव्स इन जॉर्डन, सेज हिज विजिट विल बूस्ट बायलैटरल लिंकेजेस। ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ पॉलिटी के सिनेरियो में आप पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशन, और ये इंटरनेशनल रिलेशन के सिनेरियो में जो न्यूज है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। दैट इज इंटरनेशनल रिलेशन के सिनेरियो में। बात समझ में आया क्या? सबसे पहले देखते हैं कि क्या बोल रही है ये न्यूज। देखो भाई, यदि आप देखेंगे तो याद रखना कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसे ओमान, इथोपिया और जॉर्डन की यात्रा पर है, मैंने बताया, तो उसी में जॉर्डन की कैपिटल अम्मान ये पहुंच गए हैं। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड ऑन मंडे दैट his visit to Jordan will boost bilateral linkage between the two nations. He was speaking after arriving in Amman on the first leg of his three-nation trip aimed at further strengthening ties. ठीक है, यानी कि इसकी राजधानी क्या है, जॉर्डन की राजधानी अमान, यहां पर ये पहुंचे हैं और उन्होंने यहां पर कहा कि उनका जॉर्डन विजिट इंडिया जॉर्डन के लिए बायलैटरल लिंकेजेस को मजबूत करेगा। और ये एक प्रकार का 3 नेशन टूर है इनका। ठीक है, पहला यानी 3 नेशन टूर का ये पहला हिस्सा है। एयरपोर्ट पर इनका जो सेरिमोनियल वेलकम है ये किया है जॉर्डन के प्राइम मिनिस्टर जफार हसन ने। बाजू में आप देख सकते हैं कि यह है जफार हसन, इन्होंने सेरिमोनियल वेलकम किया है पीएम नरेंद्र मोदी का। और अप्रॉक्सीमेटली यदि आप देखोगे तो पीएम मोदी का ये फुल फ्लैज बायलैटरल विजिट है, जो कि बीते हुए 37 ईयर्स में पहली बार हो रहा है। इंडिया जॉर्डन डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75th एनिवर्सरी के साथ ये एक प्रकार का कंसाइड हुआ है। याद रखना कि इंडिया जॉर्डन रिलेशन ट्रेडिशनली, इंडिया और जॉर्डन ये ट्रेडिशनली फ्रेंड रहे हैं, लेकिन हाई लेवल पॉलिटिकल इंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड रहा है।
लास्ट बार यदि आप फुल बायलेटरल विजिट की बात करोगे तो ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर का 1980s में हुआ था और 1980s के बाद ये अब हो रहा है। फरवरी 2018 में जॉर्डन का एक ट्रांजिट विजिट उन्होंने किया था, बट उस टाइम ये फिलिस्तीन जा रहे थे तो बीच में ये रुक गए थे। बात समझिए। अब जब ये पूरे के पूरे विजिट हो जाएंगे तो फिर हमको ये देखना है कि इसके बीच में कौन कौन से एग्रीमेंट इंडिया और साथ में ये जॉर्डन के बीच में, इंडिया ओमान के बीच में और इंडिया साथ में इथोपिया के बीच में होते हैं, बिकॉज ऑफ दे ऑल आर इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक, और हमारे यूपीएससी सेगमेंट के अकॉर्डिंगली एक क्वेश्चन हर बार की तरह मैं आपको दूंगा और उस क्वेश्चन को कंप्लीट करना, और उस क्वेश्चन को बेसिकली आप मुझे सेंड करेंगे लिखकर। कहां पर? तो मेरा जो टेलीग्राम हैंडल है अभिषेक कुमार ज्योग्राफी, यहां पर आप मुझे लिखकर सेंड करेंगे। ठीक है, लिखिएगा। नवंबर 2025 में ट्रेड डेफिसिट में आई शार्प डिक्लाइन के कारण और इंडियन इकोनॉमी पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। क्या बोला मैंने? नवंबर 2025 में ट्रेड डेफिसिट में आई शार्प डिक्लाइन के कारण इंडियन इकोनॉमी पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। इन इंग्लिश लिखिएगा। एनालाइज द रीजन बिहाइंड द शार्प डिक्लाइन इन इंडियन ट्रेड डेफिसिट Analyze the reason behind the sharp decline in India's trade deficit in November 2025 and discuss its impact on the Indian economy. जाते जाते एक और बात, यदि आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो आप अपना कमेंट करके हमें रिस्पॉन्स जरूर दें ताकि हमें मालूम चल सके कि ये कितना फ्रूटफुल हो रहा है आपके लिए, पहली बात। और दूसरी बात कि आप इसकी तमाम प्रकार की अपडेट जानने के लिए और किसी भी बैच से ज्वाइन होने के लिए 8264199959 ये कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये चाणक्य IAS एकेडमी का कॉन्टैक्ट नंबर है। यहाँ पर आप यूपीएससी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सेपरेट बैचेस हैं, एज वेल एज इंग्लिश मीडियम के लिए भी यहाँ पर बैचेस अवेलेबल हैं और हर एक स्टेट PCS की प्रिपरेशन भी यहाँ पर सेपरेट बैचेस के थ्रू कराई जाती है। किसी भी बैच से ज्वाइन होने के लिए आप 8264199959 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर यदि आप ये बताते हैं कि आप द हिंदू के सेशन से आए हैं तो कुछ स्पेशल सुविधाएं भी आपको यहाँ पर मुहैया कराई जाएंगी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।